4 प्रश्न पढ़ाए। इन्हीं 4 प्रश्नों के आधार पर संख्या बदल सकती है, लेकिन ऐसे ही पूरे प्रश्न अनुसार में पूछे गए हैं। बच्चों, आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है कि बोर्ड परीक्षा एकदम नजदीक में है। जैसा कि आप सबको विदित ही हो गया होगा कि परीक्षा 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। अतः हम सब मैथमेटिक्स में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में उच्चतम से उच्चतम अंक दिलाने में सहायक हो। हम सब अध्याय वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए हम सब अध्याय पहला है वास्तविक संख्याएं, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। ध्यान ये रखना है कि जैसे हमने यहाँ पर प्रश्न लिखा है, सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है, तो हो सकता है यहाँ पर नंबर चेंज हो, यहाँ पर 3 हो जाए या 5 हो जाए या 7 हो जाए, कोई भी संख्या लिखी जा सकती है, लेकिन हल करने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। आइए हल करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप सब को विदित ही होगा कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर में हो, यानी कि क्यू 0 के बराबर में ना हो, तब हम क्या करेंगे, तब √2 बराबर हम क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू लिखेंगे। अब हम क्या करें, इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लें, के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भाषा लिखना बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों में, तो आप सब भी भाषा पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने इसका वर्ग किया और पी बाई क्यू का वर्ग किया। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी अंडर रूट संख्या के ऊपर अगर हम वर्ग लगा देते हैं तो ये क्या करता है, ये वर्ग के चिन्ह को काट देता है और ये संख्या क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। यहाँ पर भी ये संख्या हमारी क्या हो गई, फ्री हो गई, और ये क्या हो गया, पी के ऊपर स्क्वायर है, क्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो ये पी स्क्वायर हो गया और अपान में क्यू स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक लिखकर और हम क्रिया गुणा कर लेते हैं। क्रिया गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2q के साथ में गुणा कर रहा है, तो ये अगर इस पक्ष में आएगा तो ये पी स्क्वायर को भाग करेगा। लिखेंगे यहाँ तो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। हमने यहाँ क्या लिख दिया, हमने यहाँ लिखा कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः तो जो है p को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए यहाँ 2 है, 8 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, क्यू स्क्वायर लिखा है। हमने कहा कि यहाँ हमने 4 का ही वर्ग ले लिया, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ये 16 को विभाजित करेगा तो ये 4 को भी विभाजित करेगा। यही चीजें हमने यहाँ पर लिखी है।
अब हम क्या करेंगे, माना P बराबर 2C, अगर मान लिया तब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ P बराबर हमने कितना माना है, 2C माना है, समीकरण 1 क्या है, P स्क्वायर है, तो P की जगह पर हमने 2C रख दिया और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया, 2Q स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4C स्क्वायर बराबर में 2Q स्क्वायर। 4C स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2, इसमें यहाँ इधर 4 है, इधर 2 है, हम क्या करते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको समीकरण 2 ना मान के इसको मान लें, इस हम यहाँ पर 2C स्क्वायर बराबर में Q स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ हमने आपको बताया था कि 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2P को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 में हमने आपको बताया कि 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर P बाई Q हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी संख्या 2 है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जबकि परिमेय संख्या की पहचान है कि उसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो, केवल एक के अलावा, जैसे 2/5 हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसमें हमने 2 लगा दिया है तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/10, और इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा 2 से कट जाएगा और 2 पंचे 10, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ संख्या हमारी क्या है, 2 है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने समीकरण 1 और 2 में देखा कि 2P को भी विभाजित करता है और Q को भी विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में उभयनिष्ठ संख्या संख्या 2 है, जो P और Q को विभाजित करती है। अगर विभाजित करती है तो हमारी P बाई Q परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है।
हमने यहाँ माना क्या था कि माना p अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हो गया कि p और q को 2 क्रमशः विभाजित करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे यहाँ, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। दूसरा प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको परिमेय संख्या मानते हैं, जैसा हमने प्रथम प्रश्न में माना था। माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तब 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर में हम क्या लिखेंगे, पी बाई में क्यू लिखेंगे। इधर हम 5 हमारा प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, या अंडर रूट 3 बराबर में पी अपान में क्यू, और माइनस का क्या हो गया, 5 हो। यहाँ 5 और पी बाई क्यू परिमेय संख्या है। अतः अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हमने इसको पुनर्व्यवस्थित किया, अंडर रूट 3 को इधर रखा, 5 को इधर ले गए, माइनस में हो गया, और पी बाई क्यू को हमने परिमेय संख्या माना ही है, और 5 भी हमारी परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक चाहे वो 2 हो या 3 है, ये परिमेय संख्या है। कैसे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखने से इस संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। अतः इसलिए ये भी एक हमारी परिमेय संख्या ही मानी जाती है। लिखेंगे यहाँ पर, जब ये परिमेय संख्या, इनका अंतर परिमेय संख्या होगा, तो अंडर रूट 3 भी हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसके आधार पर, लेकिन ये क्या है, इसमें विरोधाभास है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 3 का जब हम मान निकालेंगे तो ये दशमलव में मान आएगा, 1.7 करके आएगा। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे, परंतु यह गलत है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्या हो गया? इत सिद्धम हो गया। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, तब हमारा क्या होगा? 2 माइनस √5 बराबर में p/q हो गया। देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर हम 2 को इधर ले जाते हैं तो इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, लेकिन इधर अंडर रूट हमारा किस में रह जाएगा? -5 में रह जाएगा। इसलिए हम p/q को इधर ले आते हैं और -√5 को इधर ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? यह 2 माइनस p/q और √5 को हम इधर ले आए, ये हमारा किस में हो गया? नेगेटिव में था, पॉजिटिव में हो गया। यहां लिख देंगे, यहां 2 p/q परिमेय संख्याएं हैं, अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। यहां 2 और p/q परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का अंतर हमारा हमेशा परिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। हमारी परिमेय संख्या है इसके आधार पर, क्योंकि परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होती है, और ये बराबर में √5 लिखा है, इसलिए एक हमारी परिमेय संख्या है। परंतु हमारा मानना गलत है, क्योंकि √5 हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि √5 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये संख्या हमको दशमलव में प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या में नहीं प्राप्त होगी। तो लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु हमारा मानना गलत है, परंतु हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं पर हम कह सकते हैं कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होगा या योग होगा, हमेशा वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होती है। यहाँ पर 2 हमारी परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है,
इसलिए इनका अंतर हमें हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब 2√3 बराबर में क्या हो जाएगा, p बाई में q। यहाँ तो गुणा कर रहा है √3 से, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। क्या हो जाएगा, √3 बराबर में p अपान में q। भाग करने के लिए आया कैसे, p बाई q और बटे में 2 भाग कर रहा है, इसके नीचे 1 लिखा, ये कितना हो जाएगा, p बाई q और ये 1/2 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, गुणे में 1/2 है। लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ p बाई q और ये 2 हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, इसके साथ गुणा करने के लिए 1/2 में, और 1/2 परिमेय संख्या है। अतः इनका गुणनफल परिमेय संख्या होगी। जब इनका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगी और √3 इसके बराबर में है, तो √3 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। √3 हमारी एक परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये संख्या हमको दशमलव में प्राप्त होगी, तो लिखेंगे। परंतु हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर सिद्ध करने में कि ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है, 4 प्रश्न पढ़ाए। इन्हीं 4 प्रश्नों के आधार पर संख्या बदल सकती है, लेकिन ऐसे ही पूरे प्रश्न अंशाल में पूछे गए हैं। आगे की कक्षा में हम अध्याय 1 से और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।